नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। आइए देखते हैं इतिहास विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न वेद। तो वेद की बात करें तो वेदों की संख्या होती है 4। पहला वेद है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। तो कितने सूक्त हैं? अभी बिहार की परीक्षा में पूछा हुआ है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो गायत्री मंत्र सूर्य देव को समर्पित है, यानी कि सूर्य देवता से संबंधित है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो इसके ज्ञाता को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। तो अब पूछा जाएगा एग्जाम में, ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? यानी कि इसका उपवेद क्या है? तो इसका उपवेद आयुर्वेद है। यानी कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद है। अब पूछा जाएगा कि आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो आयुर्वेद के ज्ञाता को प्रजापति कहते हैं। आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद में इनकी इस वेद में हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा को हरियूपिया कहा था। तो हरियूपिया किस वेद के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को कहा गया था? तो आपसे पूछेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें कहा गया था हरियूपिया हड़प्पा को? तो ऋग्वेद के अंदर कहा गया था। इस वेद में अधन्य का संबंध गाय से है। तो अधन्य संबंध किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गाय के लिए प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं दूसरा वेद। अगला वेद कौन सा है? अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो इस वेद का ज्ञाता क्या कहलाता है? तो यजुर्वेद के ज्ञाता को कहते हैं अदरव्यू। ऋग्वेद के ज्ञाता को, यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? अदरव्यू कहते हैं। इसका उपवेद कौन सा है? तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। कौन सा है? धनुर्वेद। अब धनुर्वेद के ज्ञाता की बात की जाए, भाई धनुर्वेद का ज्ञाता कौन है? तो धनुर्वेद का जो उपवेद है, इसका यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद, तो इसके ज्ञाता को कहते हैं विश्वामित्र। क्या कहते हैं? विश्वामित्र। यजुर्वेद के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है? तो इस वेद की अगर हम बात की जाए तो यज्ञ के नियम एवं विधि विधान किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद में इनका उल्लेख है। यज्ञ के नियम और विधि विधान। बलिदान विधि का वर्णन किस में उल्लेखित है? तो यजुर्वेद के अंदर उल्लेखित है। ये वेद जो है, कौन सा? यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। यानी कि यजुर्वेद गद और पद दोनों में शामिल है। यानी कि गद की बात अभी है और पद की बात अभी सम्मिलित है किसके? यजुर्वेद के अंदर। और बलिदान विधि का वर्णन है। आइए नेक्स्ट अगला वेद है सामवेद। अब सामवेद की बात करें तो इस वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? तो सामवेद के ज्ञाता को उदगाथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदगाथा कहा जाता है। उदगाथा कहा जाता है किसके? सामवेद के ज्ञाता को। इसका उपवेद कौन सा है? तो सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। कौन सा है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद उपवेद जो है, गंधर्व उपवेद जो है, इसके ज्ञाता को नारद कहते हैं। इसके ज्ञाता को क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गान से। साम का अर्थ क्या होता है? गान से होता है। 1810 सूक्त है इसके अंदर, सामवेद के अंदर। यज्ञ के समय जो गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किसमें है? तो सामवेद के अंदर इनका उल्लेख है। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। और यज्ञ के समय जो गाए जाने वाले मंत्र हैं उनका उल्लेख भी किसमें है? सामवेद के अंदर है। आइए नेक्स्ट अगला है अर्थववेद। यानी कि अर्थववेद। अर्थववेद की अगर बात करें तो इसके ज्ञाता को क्या कहते हैं? इसके ज्ञाता को ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। इसका उपवेद कौन सा है? तो इसका अर्थववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। क्या है? शिल्पवेद। अब शिल्पवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो शिल्पवेद के ज्ञाता को विश्वकर्मा कहते हैं। यानी कि शिल्पवेद जो उपवेद है किसका? अर्थववेद का, तो इसके ज्ञाता को विश्वकर्मा कहते हैं। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित है ये।
अर्थवेद अथवा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें 731 मंत्रों का उल्लेख है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं पाई जाती हैं अर्थवेद के अंदर? तो व्यापारिक मार्गों की खोज से संबंधित है, रोग निवारण रोग निवारण से संबंधित है, राजभक्ति का भी उल्लेख है इसमें, औषधि का उल्लेख है, राजा का चुनाव कैसे किया जाता है इसका भी उल्लेख है, और जादू टोना गृह निर्माण इनका भी उल्लेख है अर्थवेद के अंदर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि जादू टोना से संबंधित कौन सा वेद है, तो वो हो जाएगा अर्थवेद। औषधि से संबंधित कौन सा वेद है, तो हो जाएगा अर्थवेद। पूछे कि राजभक्ति का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अर्थवेद हो जाएगा। आइए अर्थवेद। नेक्स्ट अगला है टेसियस। टेसियस कौन था, तो ये ईरान का एक राजवेद था। टेसियस ईरान का राजवेद था, फारस के सम्राट अट्टाजेमेन के दरबार में रहता था। आइए अगला देखते हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज पेट की परीक्षा में पूछा जाएगा, अवश्य पूछा जाता है, यहाँ से एक प्रश्न आएगा अवश्य। मेगस्थनीज कौन था, तो मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन, मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। आइए नेक्स्ट अगला। अगला है फायान। फायान कौन था, तो फायान एक चीनी यात्री था। फायान एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन, फायान। हुएनसांग की बात करें तो हुएनसांग कौन था, तो हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और इसने क्या किया था हुएनसांग ने, तो बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए आया था। यानी कि भगवान बुद्ध के जो ग्रंथ थे उनको एकत्र करने के लिए आया था। कौन, हुएनसांग। किसके शासनकाल में आया था, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आइए नेक्स्ट अगला। अगला है हड़प्पा। तो हड़प्पा की बात की जाए, हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। कुम्हार का चाक, अन्नागार और कब्रिस्तान आरच आरच 37 12 अन्नागार मिले। कहां पर, तो जब हड़प्पा की खोज की गई थी तो वहां पर ये साक्ष्य मिले थे। तो क्या क्या साक्ष्य मिले थे, कुम्हार का चाक, अन्नागार, कब्रिस्तान किस टाइप के थे, तो आरएच यानी कि 37 यानी कि आरएच 37 प्रकार के थे, और 12 अन्नागार मिले थे। आइए नेक्स्ट अगला। अगले की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता। आइए सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। कौन कौन से देश है, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा विस्तार अगर बात पूछी जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सबसे अधिक कहां पर है, तो हो जाएगा भारत के अंदर। अगर पूछी जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सबसे कम कहां पर है, तो हो जाएगा अफगानिस्तान। अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस टाइप का है, तो पुराना कैसा था, पुराना इसका आकार था त्रिभुजाकार। पुराना आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो वो है षट चतुर्भुजाकार। षट चतुर्भुजाकार। अफगानिस्तान में कहां तक इसका विस्तार है, तो मुंडी गौक या सुरतगोई। मुंडी गौक मुंडी गौक या सुरतगोई, ये क्या है, ये उत्तरतम बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। आइए, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा क्या है, वेस्ट है, और ये हमारा साउथ है। अगर हम बात करें कि भाई नॉर्थ में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक है, तो हो जाएगा मांडा। और मांडा कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अगर जिला पूछ ले आपसे, जिला कौन सा है, तो अखनूर जिला है। नदी पूछ ले तो कौन सी नदी है, चिनाब नदी है। चिनाब नदी है। यदि आपसे पूछ ले कि पूरब में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक है, तो आलमगीर है। आलमगीर कहां है, तो ये मेरठ के अंदर स्थित है। नदी पूछ ले आपसे तो कौन सी, हिंडन नदी है। प्रदेश पूछ ले तो कौन सा, उत्तर प्रदेश है। अगर पूछ ले आपसे कि भाई दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक है, तो दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो देमाबाद तक है। देमाबाद कहां स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सी नदी की बात करें, तो प्रवरा नदी है, और प्रवरा नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछ ले कभी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो पश्चिम में कहां तक है, तो पश्चिम में जो है वो बलूचिस्तान तक है। बलूचिस्तान ना हो ऑप्शन में तो सुत कांगे डोर होगा। अगर नदी की बात पूछे तो नदी कौन सी है, तो दास या दस्क नदी है। अगर विस्तार की बात करें तो ईस्ट से और वेस्ट तक का जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछ रहे कि नॉर्थ से साउथ तक का विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का तो कितना है, तो 1400 किलोमीटर है। तो ये तो था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के अंदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला। कभी बलूचिस्तान
ये पाकिस्तान के अंदर है, आलमगीर मेरठ में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या अर्थ है इसका? मृतकों का टीला। इसकी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसकी सबसे बड़ी इमारत जो है वो है अन्नागार। कौन सी इमारत है? अन्नागार है। साक्ष्यों की बात करें तो जरा ध्यान दें, साक्ष्यों को अभी बिल्कुल याद हो जाएंगे कि मोहनजोदड़ो के अंदर कौन कौन से साक्ष्य पाए गए थे। तो वहां पर था एक पुरोहित आवास। अगर पुरोहित आवास की बात करें तो कोई रहने लोग वहां पर रहने लगे थे, कोई पुरोहित या आए हुए तो आवास था। अब वहां पर लोग जो थे वो रहने लगे। अब क्या करेंगे? पानी पिएंगे तो कहां से पानी पीते थे? कुआं से पानी पीते थे वे लोग। अब स्नान करने के लिए स्नानागार जाते थे, और स्नानागार जाते थे तो स्नान करने के बाद भाई क्या पहनते थे वो? वहीं पर भाई क्या था? एक अन्नागार था। क्या था? अन्नागार। और स्नान करने के बाद सूती वस्त्र पहनते थे। सूती वस्त्र पहनकर कहाँ आते थे भाई? चौड़ी सड़क पर आते थे। और चौड़ी सड़क पर आने के बाद किसके? पशुपति शिव भगवान की पूजा करते थे। और भगवान की पूजा करने के बाद कहाँ जाते थे भाई? सभागार में जाते थे। और सभागार में जाने के बाद वो देखते थे सभागार में क्या मिलता था उन्हें? तो एक नृत्य मूर्ति मिलती थी। और नृत्य मूर्ति किससे निर्मित थी? वो कांसे से निर्मित थी। और वहां पर तांबे का ढेर था और हाथी का कपाल खंड था। तो मोहनजोदड़ो के अंदर कौन कौन से साक्ष्य पाए गए थे? तो पुरोहित आवास, कुआ, स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़क, पशुपति शिव, सभागार, नृत्य मूर्ति कांसे से निर्मित, तांबे का ढेर और तांबे के ढेर को गलाने वाली भट्टी और हाथी का कपाल खंड। ये साक्ष्य पाए गए थे मोहनजोदड़ो के अंदर। और अन्नागार जो था वो बड़ा था और स्नानागार भी क्या था? बड़ा था। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है चुन्हू-दड़ो। अब चुन्हू-दड़ो की बात करें तो चा से चेहरा और चा से चेहरा। तो चेहरे पे जो चीजें लगाई जाती हैं यानी कि मेकअप किया जाता है, तो जितनी भी चीजें चेहरे पे लगाने वाली सब कहाँ पाई गई थी? चन्हू-दड़ो के अंदर पाई गई थी। अब चन्हू-दड़ो है कहाँ पर? तो चन्हू-दड़ो जो है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर स्थित है। ये औद्योगिक नगर था। और चन्हू-दड़ो मोती मनके बनाने का कारखाना कहाँ पर है? चन्हू-दड़ो के अंदर था। स्याही की दवात मिली थी यहाँ पर। और लिपस्टिक, मेकअप, नेल पॉलिश ये कहाँ पर? ये साक्ष्य कहाँ पर पाए गए थे? तो चन्हू-दड़ो के अंदर पाए गए थे। कंघी, शीशा, गुड़िया, सुई धागा, कुत्ता बिल्ली, हाथी का खिलौना, कोई दुर्ग नहीं था यहाँ पर। और बकराकार ईंटें पाई मिली थी। तो बकराकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? तो चन्हू-दड़ो के अंदर मिले थे। हाथी का खिलौना, यहाँ पर कोई दुर्ग नहीं था। कुत्ता बिल्ली, कंघी, शीशा, गुड़िया, सुई धागा और मेकअप का सामान, नेल पॉलिश, लिपस्टिक और स्याही की दवात, मोती मन के बनाने का कारखानों के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? तो ये चन्हू-दड़ो के अंदर मिले थे। आइए नेक्स्ट अगला। अगला है भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है या झींगा उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इतिहास विषय से संबंधित विगत परीक्षाओं में यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए आएगी। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।